आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कैथल पहुंच रहे हैं, जहां वो 160 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन किए जाने की शुरुआत करेंगे। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 4 जिलों को लाभ होगा। मोदी के साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के भी मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह पहली बार यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। आज वो लखनऊ में 3-4 अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और आने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी की रणनीतियों पर माथापच्ची करेंगे। बीजेपी के अमित शाह 20 अगस्त को वाराणसी जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। 23 अगस्त को अमित शाह वृंदावन में यूपी बीजेपी की बैठक का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 73 सांसद दिल्ली भेजे। आज चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई की बैठक बुलाई है। तीनों पार्टियों को आयोग के सामने इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों न उनसे राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा छीन लिया जाए। दरअसल तीनों पार्टियों के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने उनके राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत पर सवाल उठाए थे। लगता है नीतीश और लालू के सितारे गर्दिश में हैं। शायद यही वजह है कि हाजीपुर में जिस जगह पर बैठकर लालू प्रसाद यादव चंद लोगों की भीड़ के सामने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे, ठीक उसी जगह पर रामविलास पासवान को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। एक तरफ जहां लालू और नीतीश की रैली में मुश्किल से 2000 लोगों की भीड़ जमा थी, वहीं एनडीए की रैली में कम से कम 10,000 लोग जुटे थे। इसी सभा के मैदान में हमने देखा कितने लोग थे, पूरा का पूरा देश में देखने का काम किया और आज यहाँ से लेकर के वहाँ तक बिल्कुल जो है आत्मजग तक लगा हुआ है। असम के सीएम तरुण गोगोई को बाढ़ पीड़ितों की जोरदार नाराजगी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री गोलाघोट में राहत शिविरों का जायजा लेने पहुंचे थे, तभी उन्हें शरणार्थियों ने घेर लिया और बेहतर सुविधाओं की मांग करने लगे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच घमासान मचा है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने नितिन गडकरी पर इल्जाम लगाया है कि उनका मंत्रालय पुणे की जगह नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तरजीह दे रहा है। गौरतलब है कि गडकरी नागपुर से सांसद हैं। पृथ्वीराज चौहान के आरोपों का गडकरी ने फौरन जवाब दिया और कहा कि रेल प्रोजेक्ट की देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो कैसे काम करते हैं। कश्मीरी अलगाववादियों से वार्ता के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 25 अगस्त को पाक के इस्लामाबाद में होने वाली विदेश स्तर की बातचीत रद्द कर दी है। मोदी सरकार ने नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का दखल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के इस कदम का असर अमेरिकी दौरे के दौरान मोदी और नवाज शरीफ के बीच होने वाली मुलाकात पर भी पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ विदेश स्तर की बातचीत का कोई फायदा नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा, जब बातचीत के लिए भारत सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे थे तो फिर पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए क्यों बुलाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के इस कदम से उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। भारत ने कड़ा संदेश देते हुए साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान समस्या का हल शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के तहत ही ढूंढे और इसे द्विपक्षीय वार्ता से ही दूर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को फोन कर पहले ही चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात न करें। मोदी सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान के विदेश सचिव या तो भारत सरकार से बात करें या फिर अलगाववादी नेताओं से। फिर भी पाकिस्तान ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से मुलाकात की और आज के लिए बैठक तय की। लिहाजा भारत ने फौरन बातचीत रद्द करने का फैसला ले लिया। पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मुलाकात करने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने
अपनी मुलाकात को जायज ठहराने की कोशिश की है। शब्बीर शाह ने कहा कि आखिर पाक उच्चायुक्त से मिलने में हर्ज क्या है। शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी तो हमारे साथ बातचीत कर चुके हैं। हालांकि तर्क देते वक्त शब्बीर शाह शायद ये भूल गए कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। बातचीत रद्द होने पर पाकिस्तान ने इसे दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए झटका करार दिया है। पाकिस्तान ने अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से बातचीत पर कहा कि द्विपक्षीय बातचीत से पहले कश्मीरी अलगाववादियों के साथ बैठक का प्रचलन रहा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें सामान्य हालत नहीं होने देना चाहती। जेटली ने पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। पाकिस्तान द्वारा कई स्थानों पर जानबूझ के सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के जरिए भारत सरकार के फैसले को सही करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत रद्द करने के मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर गलत मान रहे हैं। उनका मानना है कि विदेश नीति इस तरह से नहीं चलती। हालांकि मणिशंकर अय्यर शायद ये भूल रहे हैं कि यूपीए की पाकिस्तान से सपोर्ट डिप्लोमेसी के दौरान ही सरहद पर भारतीय जवानों के सिर काटे गए थे। मुझे लगता है कि इस तरीके से विदेश नीति चलाना, इसमें कोई बुद्धि नहीं है और कि हमें हानि ही पहुंचने वाली है यदि इस तरह से हम खिलौना बनाकर पाकिस्तान से खेलें, बजाय उनके साथ गंभीरता के साथ वार्तालाप शुरू करने का। हुर्रियत ने साफ किया है कि उनके नेता मीर वाइज उमर फारूक और उग्रपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी आज दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मुलाकात करेंगे। बिहार के मोतिहारी में हुआ है बड़ा ट्रेन हादसा। मोतिहारी के पास सुगौली सेमरा में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ऑटो ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पूजा करके कुछ लोग ऑटो में सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी चिकनौता क्रॉसिंग पार करते वक्त ऑटो राप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। ऑटो में कुल 19 लोग सवार थे, लेकिन हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और महज एक शख्स की जान बच सकी। ट्रेन हादसे में मरने वालों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। 18 मृतकों में 13 लोग एक ही परिवार के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि रेलवे ने इसे फाटक पर तैनात कर्मचारी की लापरवाही मानते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में जबरदस्त बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब यूपी में तो बाढ़ से और भी बुरा हाल है। यूपी में बाढ़ से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी जैसे जिले बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें बहराइच के मुंसारी और महसी विकासखंड की हैं। इस इलाके में घाघरा का पानी लोगों के घरों तक जा घुसा है। यहाँ तक कि अनाज और साजो सामान बचाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर रखा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग नावों पर घर का सामान लादकर किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कमला नदी पर बना तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात इस कदर बदतर हैं कि राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को तैनात किया गया है। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। कीर्ति आजाद के मुताबिक बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शीघ्र पहुंचाने में असफल साबित हो रही है। बारिश के बाद हुए जलभराव से पटना में भी बुरा हाल है, जहां एक अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की नौबत आ गई। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह पानी ही पानी है। असम के तेजपुर, तिनसुकिया,
और लखीमपुर जिले में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लखीमपुर जिले में करीब 100 गांव ब्रह्मपुत्र के कहर से बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 1 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर विस्थापित होने की नौबत आ गई है। राज्य सरकार के नाकाफी इंतजामों के खिलाफ बाढ़ प्रभावित लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उस वक्त प्रदर्शन किया जब वो एक शरणार्थी शिविर के दौरे पर पहुंचे थे। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के फतेहपुर जिले में राधानगर पुलिस चौकी पर लड़कियों ने किया फूहड़ डांस। बेढंगे गानों की धुन पर थिरक रही लड़कियों के साथ सिपाही और चौकी इंचार्ज तक ठुमकने से खुद को रोक नहीं सके। खास बात यह है कि ये सब कुछ हुआ जब यूपी सरकार ने इस तरह के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। यूपी के ही लखीमपुर खीरी जिले के पालिया कोतवाली में भी पुलिस ने सादे लिबास में फूहड़ डांस के मजे लूटे। कोतवाली के भीतर ही स्टेज सजा था जिस पर कुछ लड़कियां बेहुदे ठुमके लगा रही थी और आगे की कुर्सियों पर बिराजी पुलिस इलाके की सुरक्षा से बेपरवाह मौज मस्ती कर रही थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में एक नाबालिग से रेप की कोशिश के बाद 2 गुटों में जमकर टकराव हुआ। आरोपों के मुताबिक एक बुजुर्ग ने नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश की। शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अफवाह फैली कि पुलिस ने गलत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को छोड़ दिया, जिससे लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। यूपी के कानपुर में लोगों ने चोरी के एक आरोपी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। आरोप है कि युवक ने निजी अस्पताल से एक साइकिल चोरी की थी। लोगों ने पहले तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की पहचान की, फिर आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कानून हाथ में लेने का अधिकार पिटाई करने वालों को किसने दिया? उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में एक नाबालिग लड़की ने पड़ोस के एक लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक रात को जब लड़की पड़ोस में दूध लेने गई थी तभी आरोपी ने उसे जबरन अपने घर में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी लड़के का पिता आगरा में दारोगा के पद पर तैनात है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी लड़के से पूछताछ कर रही है। अजमेर में ख्वाजा के दर पर एक ज़ायरीन ने देग में कूदकर खुदकुशी कर ली। सोमवार को रात लगभग 10 बजे देग पकाने के लिए पानी गर्म किया जा रहा था, तभी एक ज़ायरीन खौलती देग में कूद गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।